बच्चों, पिछले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन की बात करी थी, जिसमें कई सब टॉपिक आपको स्लाइड में दर्शाए थे। इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म, एरर्स इन फर्टिलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन अपन ने कवर कर ली थी। बेसिक नीड्स क्या होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें लिक्विड मीडियम, क्विकली स्पर्म मोर देन ओवम, उसकी प्रोबेबिलिटी, और टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करी थी। आज जो है उससे आगे बढ़ेंगे अपन। जो मैकेनिज्म है अपना फर्टिलाइजेशन का, इसको अपन कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र या फर्टिलाइजेशन। उसका पार्ट फर्स्ट जो है आज चर्चा करेंगे। इसमें जो मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का, इसको भी मुख्यतः अपन 5 हिस्सों में बांटते हैं, जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है। पहला है अप्रोच टू स्पर्म टू ओवम, दूसरा है कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे अपन। तीसरा है एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, चौथा है एक्टिवेशन ऑफ एग, और पांचवा होगा फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। आज क्योंकि ये भी लंबा टॉपिक है, इसलिए केवल इसमें आज 2 ऊपर वाले पॉइंट हैं जो मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र के पार्ट हैं, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम और कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट। इन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, जैसे कि अपने को नाम से ही पता लग रहा है, अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, अप्रोच करना, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने की बात है। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले प्राणियों में जो नर और मादा युग्मक होते हैं, उनको दोनों युग्मकों को पास में आना, सनिकट आना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अंडे तो इमोटाइल होते हैं, अचलायमान होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, जबकि जो स्पर्म हैं वो मोटाइल यानी चलायमान और आकार में छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं। तो युग्मकों की जीवन अवधि भी होती है बहुत कम होती है। तो इस सीमित अवधि में, कम अवधि में युग्मकों का सनिकट आना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो जो दोनों युग्मक होंगे वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए प्राणियों में कई तरह की युक्तियां पाई जाती हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं इसके अंतर्गत। पहली युक्ति तो ये है कि प्रजनन काल में नर और मादा युग्मक का एक ही समय में विसर्जन होता है, मतलब एक ही समय में त्यागे जाएंगे दोनों जो युग्मक हैं नर और मादा के, रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान, ब्रीडिंग सीजन के दौरान, प्रजनन काल के दौरान नर व मादा युग्मक एक ही समय में जो है विसर्जित होंगे दोनों युग्मक। दूसरा ये है कि नर युग्मकों का मादा युग्मकों के सनिकट विसर्जन अथवा मादा योनि में शुक्राणुओं का विसर्जन, यानी जहाँ पे भी मेल गैमेट होंगे उसके पास में जो मादा गैमेट होंगे उसके पास ही नर युग्मकों का विसर्जन होगा। या अपन ये कह सकते हैं कि जो नर युग्मक हैं जैसे वो फीमेल के वेजाइना में, योनि में शुक्राणुओं को विसर्जित कर दिया जाता है। और शुक्राणु में जो कसाबकीय गति द्वारा फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होता है, पीछे टेल जो होती है, वो मादा के प्रजनन पथ में देहिक द्रव्य की तरंगें शुक्राणुओं को जो है अंडों के निकट तक पहुंचाती है। मतलब स्वयं जो शुक्राणु होते हैं उसके में फ्लैजिलेटेड मूवमेंट होगा, और जो फीमेल होती है उसके प्रजनन पथ में जो देहिक द्रव्य होता है उसकी तरंगें जो हैं वो शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने का काम करती है। एक तो एक ही समय में विसर्जन होना, और बिल्कुल अपन कह सकते हैं सनिकट ही विसर्जित होना, और मूवमेंट की सहायता से मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट यानी ओवम के पास पहुंचता है। तो ये अप्रोच की स्थितियाँ हुई। तीसरा ये होता है
कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो लाखों की संख्या में निर्मुक्त होते हैं, जिससे जो फर्टिलाइजेशन की संभावना होती है, वो प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि ओवम तो एक ही होता है और जो मेल गैमेट्स होंगे वो लाखों की संख्या में निर्मुक्त होंगे। तो तीसरी युक्ति ये होती है। चौथी युक्ति की बात है जो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम में, वो है अंडे का अपेक्षाकृत बड़े आकार का होना। इससे क्या होता है, शुक्राणुओं के संपर्क के लिए सरफेस एरिया जो है वो बड़ा उपलब्ध हो जाता है। अंडे के अपेक्षाकृत बड़े आकार का होना, ताकि शुक्राणु संपर्क के लिए अधिक पृष्ठ सतह उनके लिए उपलब्ध हो जाए, सरफेस एरिया जो है शुक्राणुओं को अधिक मिल जाता है। और बड़ा आकार जो सेकेंडरी टारगेट के रूप में, अथवा अपन ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष आकर्षण में भी सहायक होता है। तो ये जो 3-4 पॉइंट अपन ने शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचने में होते हैं, वो सहायक होते हैं। यानी प्रजनन काल के दौरान ही नर मादा युग्मकों का एक साथ विसर्जन, और बिल्कुल सनिकट युग्मकों के पास ही विसर्जन होना, और कसाब की गति द्वारा दैविक द्रव्यों द्वारा शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंचना, नर युग्मकों की संख्या जो है वो लाखों में होना, ताकि संभावना ज़्यादा रहे। और पृष्ठ सतह जो है, क्योंकि अंडाणु की का आकार बड़ा होता है, वो शुक्राणुओं के लिए सरफेस एरिया जो है उसको ज़्यादा मिल जाता है। जो इस शुक्राणु और अंडाणु के सनिकट आना जो होता है, वो एक यादृच्छिक रैंडम प्रक्रिया होती है। इस क्रिया में जो शुक्राणु के कसाबिकाएँ होती हैं, पीछे वाली टेल है समझ लो एक तरह से, वो उनको अपना योगदान प्रदान करती हैं, उनको आपस में मिलने के लिए, अप्रोच करने के लिए। तो पहला पॉइंट तो अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम कंप्लीट होता है। अब अपन दूसरी मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के दूसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसमें है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, जैसा कि स्लाइड में बताया गया है। कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट में मतलब है कि युग्मकों का संपर्क और योग्यतार्जन। योग्यतार्जन से तात्पर्य ये होता है, कैपेसिटेशन का मतलब हो गया योग्यता का अर्जन। ये कि निषेचन जो होती है वो स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होती है, अर्थात एक ही जाति के शुक्राणु उसी प्रजाति के अंडे को निषेचित करते हैं, न कि अन्य जाति के। मतलब स्पीसीज स्पेसिफिक जो अपन बात करते हैं, वो कैपेसिटेशन के अंतर्गत आती है। इस क्रिया में क्या होता है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने जो एंटीजन एंटीबॉडी वाला जो कंसेप्ट होता है, उसके रूप में व्याख्या करी कि जो कैपेसिटेशन की चीज़ है वो क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो कैपेसिटेशन है, योग्यतार्जन है, एक तरह का रस कीमोटैक्सिस घटना है। पादपों में तो अपने जो प्लांट्स होते हैं, इसमें तो ये क्रिया स्पष्ट होती है, लेकिन कुछ सिलेंट्रेटा और मछलियों में के अंडों में भी रसायनों द्वारा शुक्राणु को निर्देशित किया जाता है। जैसे कैंपेलुलेरिया है, इसमें क्या अंडों का उत्पादन मादा के गोनेजिया द्वारा होता है, और जो थीका नामक आवरण से ढका हुआ रहता है कैंपेन्यूलेरिया में। दूरस्थ सिरे पर एक माइक्रोपाइल या एक छिद्र पाया जाता है इनके अंडाणु में, और निषेचन के समय क्या होते हैं, ये जो शुक्राणुओं का झुंड जो होता है इस थीका के चारों ओर देखा जाता है। और जो गोनेजिया द्वारा स्रावित पदार्थ होता है, उसका जो एटॉमिक वेट है वो लगभग 5000 डाल्टन पाया गया है। तो इस तरह की जो घटना होती है वो इस कैंपेनुलेरिया के अलावा जो स्ट्रेजियन और लैम्प्रे उसमें भी देखने को मिलती है। और इनमें जो स्ट्रेजियन और लैम्प्रे हैं, इनके अंडे पर एक सख्त कोरियोन का आवरण ढका हुआ रहता है, और उस पर भी इसी कैंपेनुलेरिया की तरह एक माइक्रोपाइल, एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है। और इस छिद्र के निकट ही जब इनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, तो अपने को शुक्राणुओं का झुंड जो है वो दिखाई देता है। ये जो कैपेसिटेशन है, योग्यतार्जन है, इस क्रिया को समझने के लिए 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला सिद्धांत है इसमें लिली कंसेप्ट, दूसरा है टेलर कंसेप्ट, और तीसरा है वासरमैन एंड सेलिंग कंसेप्ट। अपन एक एक कंसेप्ट की बात करेंगे। पहले करेंगे अपन लिली कंसेप्ट।
जो ये लिली सिद्धांत है, F.R. लिली एक साइंटिस्ट है, उसने ये सिद्धांत दिया। F.R. लिली के अनुसार सी अर्चिन के अंडों के जेली आवरण में कुछ ग्राही अणु पाए जाते हैं। इन अणुओं को फर्टिलाइजिन नाम दिया गया, और फर्टिलाइजिन एक प्रकार का ग्राही अणु है, रिसीव करने वाला अणु है, जो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपोलीसैकेराइड के बने हुए रहते हैं। यानी लिली ने यह बताया कि सी अर्चिन अंडों के चारों ओर एक जेली का आवरण होता है, और इसमें जो है वो रिसेप्टर्स अपन कह सकते हैं, अणु, ग्राही अणु जो है वो पाए जाते हैं, और इन अणुओं को नाम दिया उन्होंने फर्टिलाइजिन। और ये जो फर्टिलाइजिन अणु हैं एक्चुअल में ये ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपोलीसैकेराइड के बने होते हैं। इसमें एक प्रकार का मोनोसैकेराइड के अणु में, क्योंकि मोनोसैकेराइड हैं तो या तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये जो मोनोसैकेराइड के अणु हैं ये सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा एस्टीकृत होते हैं। और जो फर्टिलाइजिन अणु हैं इनमें 2 सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। एक तो कहलाता है शुक्राणु स्नेही स्थल, स्पर्मेटोफिलिक साइट, यानी जहाँ पे स्पर्म के ग्रहण वाला स्थल होगा, शुक्राणु स्नेही स्थल स्पर्मेटोफिलिक साइट कहलाता है, जो बाहर की ओर निर्देशित मतलब पाए जाते हैं। और एक होते हैं ओवोफिलिक साइट, अंड स्नेही स्थल, जो भीतर की ओर पाए जाते हैं। जो फर्टिलाइजिन के अणु की रासायनिक रचना होती है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। और शुक्राणु के का जो शीर्ष होता है, एक्रोसोम हेड वाला एरिया होता है, उसमें एंटी फर्टिलाइजिन नामक अणु पाए जाते हैं। यानी अंडों के चारों ओर तो ये फर्टिलाइजिन हो गया, जिसमें 2 तरह के अपन ने स्थल की बात कर ली, स्पर्मेटोफिलिक और ओवोफिलिक की। इसी तरह से शुक्राणु के शीर्ष पर, हेड पे जो होता है, एंटी फर्टिलाइजिन अणु पाया जाता है। और जो एंटी फर्टिलाइजिन अणु हैं जो शुक्राणु के शीर्ष में पाया जा रहा है वो अम्लीय प्रोटीन होते हैं, और उनका अणुभार लगभग 10,000 तक होता है। तो ये दोनों प्रकार के अणु एंटीजन एंटीबॉडी के समान जो है वो कार्य करते हैं, और आपस में जो ताला चाबी, लॉक एंड की वाला मत है उसके अनुसार कार्य करते हैं। लिली ने जो इसकी क्रियाविधि बताई वो ये बताई कि निषेचन के समय शुक्राणु के शीर्ष भाग में जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो अंडे में जो फर्टिलाइजिन अणु होते हैं उनके स्पर्मेटोफिलिक साइट पे, यानी शुक्राणु स्नेही स्थल पे आकर के बंधित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी शुक्राणु के जो हेड पे जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो अंडे के जो फर्टिलाइजिन वाला में जो पार्ट शुक्राणु स्नेही वाला है, स्पर्मेटोफिलिक साइट वाला, वहाँ पे बंध जाते हैं। इस प्रकार केवल एक जगह को छोड़ करके सारे जो सभी जो ओ स्नेही अपन कहते हैं ओफिलिक साइट होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, कि चारों तरफ जो है अंडे के ये घेर लेते हैं एक तरह से शुक्राणु स्नेही स्थलों पर, और एक से अधिक शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकें। इससे ये फ़ायदा होता है। और ओवोफिलिक जो स्थल हैं वो जो फर्टिलाइजिन के अंदर ही पाए जा रहे हैं वो बाद में सक्रिय हो जाते हैं, और अंडे को जो एक्टिवेशन के लिए यही प्रेरित करते हैं। ओवोफिलिक जो साइट्स होती हैं ये प्रेरित करती हैं। लिली ने ये बताया कि ये तो सी अर्चिन के अंतर्गत था इस तरह का। स्तनधारियों में जो जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं होती हैं वो भी फर्टिलाइजिन का स्राव करती हैं। अपने मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं हैं वो भी फर्टिलाइजिन का स्राव करती हैं, और उनका जो कार्य क्या है स्तनधारियों में, मैमल्स में, कि एक ही प्रजाति के शुक्राणु को आसंजन में सहायता करता है। तो दूसरी यदि स्पीसीज होगी मैमल्स की, उसके शुक्राणु उससे जुड़ेंगे नहीं, आसंजित नहीं होंगे। एक ही प्रजाति के शुक्राणु जो होते हैं वो उससे आसंजन में सहायता करता है। दूसरा ये है कि ये शुक्राणुओं को जो स्पर्मेटोफिलिक स्थल थे उससे चिपक कर निषेचन को सुनिश्चित करता है। स्तनधारियों में जो जोना पेलुसिडा की कोशिकाएं होती हैं वो फर्टिलाइजिन का स्राव करती हैं,
और इसमें एक ही प्रजाति के शुक्राणु जुड़ सकते हैं और इसके जो स्पर्मेटोफिलिक साइट्स हैं उससे चिपक जाती हैं, जिससे निषेचन जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। और शुक्राणु के जो हेड पे जो एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं उसके साथ क्रिया करती हैं ये फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु को निषेचन की जो क्षमता है, अपन कह सकते हैं योग्यता है, वो प्रदान करती हैं। तो इस तरह से ये स्तनधारियों में भी एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन की जो क्रियाविधि होती है, ये लिली के सिद्धांत के द्वारा बताया गया। दूसरा जो सिद्धांत है वो है टेलर कंसेप्ट। 1963 में जो टेलर या टाइलर के अनुसार ये बताया गया कि जो फर्टिलाइजिन के अणु अंडे की प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं, ये अपन बता ही रहे हैं, इसमें लिली वाले में भी था ही कि फर्टिलाइजिन वाले अणु कहाँ मिल रहे हैं, अंडे की प्लाज्मा झिल्ली पे। और प्लाज्मा झिल्ली जो होती है उससे माइक्रोविलाई सूक्ष्मांकुर के रूप में बाहर निकलती रहती हैं, और जो एंटी फर्टिलाइजिन है जो शुक्राणु के हेड पे पाया जाता है, शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है, ये दोनों अणु एंटीजन एंटीबॉडी के समान आपस में क्रिया करते हैं। मतलब माइक्रोविलाई निकले इधर अंडाणुओं से, और ऊपर जो एंटी फर्टिलाइजिन जो शुक्राणु के हेड में पाए जा रहे हैं वो दोनों एंटीजन एंटीबॉडी के समान आपस में क्रिया करते हैं। और एक अणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था जो है वो उस पर निर्भर करती है कि एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया किस तरह से हो रही है। इसमें टाइलर ने ये बताया कि फर्टिलाइजिन के अणु माइक्रोविलाई के शीर्ष पर पाए जाते हैं, और ये जो माइक्रोविलाई प्लाज्मा झिल्ली का एक्चुअल में प्रसार है, एक्सटेंशन होता है, और जो सबसे बाहर की ओर विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है उसको भेद करके बाहर निकल जाती हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली के प्रसार हैं जो विटेलिन जो झिल्ली पाई जाती है उसको भेद कर बाहर निकल जाती हैं। और एंटी फर्टिलाइजिन जो शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाती हैं, जब शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है तो जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो आपस में वो क्रिया करते हैं, और इसी समय जो शुक्राणु की जो विटेलिन झिल्ली होती है, वाइटेलिन झिल्ली होती है, के भीतर की तरफ उसको ले लेती है, मतलब शुक्राणु को, जो अंडे के ऊपर वाइटेलिन झिल्ली है वो इसको ग्रहण कर लेगी शुक्राणु को, और जितने भी माइक्रोविलाई होते हैं बाद में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस कारण एक से अधिक जो शुक्राणु हैं अंडे में प्रवेश नहीं कर पाते, और ये जो घटना है माइक्रोविलाई वाली एब्जॉर्ब करके शुक्राणु को अंदर लेने वाली, जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोकती है। यानी एक आ गया, निषेचन हो गया एक अंडे में इस विधि के द्वारा, तो उसके बाद दूसरे शुक्राणु जो है वो इसको अंदर नहीं को आने से रोकते हैं। तो ये टाइलर ने कंसेप्ट दिया था। एक इसी के अंतर्गत कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट के अंदर एक सिद्धांत और है, वासरमैन एंड सेलिंग कंसेप्ट। ये 1989 में इन साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने क्या कहा कि वासरमैन और सेलिंग के सिद्धांत के अनुसार स्तनधारियों में शुक्राणु की सतह पर प्रोटीन का एक युग्म पाया जाता है, जो अंडे की जो जोना पेलुसिडा होती है उसमें ZP3 क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं और प्रोटीन क्षेत्र होते हैं उसकी पहचान करने में सक्षम होते हैं। वासरमैन सेलिंग ने क्या बताया कि स्तनधारियों में शुक्राणु की सतह पर एक प्रोटीन का युग्म पाया जाता है, और जो जोना पेलुसिडा की ZP3 क्षेत्र है उसके विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्षेत्रों की पहचान करने में वो सक्षम होते हैं। और जोना में जो ZP2 और ZP3 वो एकांतरित रूप से उपस्थित रहते हैं, और ZP1 जो होता है ये ZP2 और ZP3 को आपस में जोड़े रखता है, क्रॉस बंधन के रूप में स्थित रहते हैं। जो विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट समूह हैं वो यदि हटा दिए जाएं तो शुक्राणु के साथ बंधन की क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। ये प्रायोगिक रूप से वासरमैन और सेलिंग ने किया। इस कार्बोहाइड्रेट के अंतिम जो ग्लैक्टोज सिरे बंधन के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ZP3 पे जो विशिष्ट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्षेत्रों की जो पहचान हुई उसका जो अंतिम छोर होता है उसमें ग्लैक्टोज जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है।
शुक्राणु की झिल्ली में जो स्पर्म होती है उसकी झिल्ली में ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम पाया जाता है। और ये जो एंजाइम है शुक्राणु की झिल्ली में जो पाया जा रहा है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, शुक्राणु की शीर्ष की जो ब्राय सतह होती है उस पे उपस्थित होता है और एन एसिटाइल ग्लूकोएमीन की पहचान कर लेता है। तो ये जो एंजाइम है एन एसिटाइल ग्लूकोमीन और ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफेरेज शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित होते हैं और जो एक प्रोटीन होता है जोना पेलुसिडा में उपस्थित होता है उसके साथ बंधन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। और ये जो प्रोटीएज एंजाइम के रूप में जो है जोना पेलुसिडा में एंजाइम जो है वो पाया जाता है। और जो ये प्रोटीएज है वो इनहिबिटर निषेचन को अवरुद्ध करते हैं। तो जो इनहिबिटर जोना में शुक्राणु के द्वारा जो पाचन क्रिया होती है उसको रोकते हैं। जोना के पाचन की क्रिया को रोकने का काम ये प्रोटीएज इनहिबिटर करते हैं। तो एक बार जब शुक्राणु के संपर्क में आने के पश्चात जो ये इनहिबिटर हैं शुक्राणु की गति को और शुक्राणु तथा अंडे के संलयन को अवरुद्ध नहीं करते, रोकते नहीं हैं। तो शुक्राणु की जोना पेलुसिडा के साथ ये जो बंधन की प्राथमिक प्रकार होता है और द्वितीयक प्रकार में एक्रोसोम की क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। द्वितीयक प्रकार की जो क्रिया होगी मतलब शुक्राणु के अंडाणु के साथ वो एक्रोसोमल जो रिएक्शन होती है जो अपने इसके बाद वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे वो इसके अंतर्गत होती है। तो इस जो वासरमैन और सेलिंग ने मेन इन्होंने यही बताया कि जोना जो पेलुसिडा है उसमें ZP3 पर जो शुक्राणु हैं वो आकर के अपन कह सकते हैं बंधन जो है स्थापित करता है। और क्योंकि इसमें जो शीर्ष पे जो एक्रोसोम पाया जाता है उसमें क्या कहते हैं अपने लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, उनसे ये बंधन करता है। तो इसमें मुख्यतः ZP3, ZP2 और इनके बारे में ही अपन चर्चा करी है वासरमैन और इन्होंने। और स्तनधारियों के जो निषेचन की क्रिया है उस पे कार्य किया है। आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसी मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र के पॉइंट हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्टिवेशन ऑफ एग और फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स बच्चों।